नमस्कार। आम बजट की खास बातें लेकर मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ, सुनीता पटेल। और इंडिया हेड में आप देख रहे हैं कि आज आम बजट में क्या कुछ आया है खास, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जिस बजट का लगातार पूरा देश इंतजार कर रहा था काफी बेसब्री से, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। जब संसद में निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट पेश किया, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर इस आम बजट में क्या होगा। हालांकि बजट पेश होने के बाद जिन बिंदुओं पर सरकार ने मुख्य रूप से जोर दिया है वो युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं का पूर्णतः विकास, किसानों के लिए घोषणाएं और इनके स्किल पर फोकस्ड प्लान, साथ ही महंगाई पर भी सरकार ने विचार किया है, ध्यान दिया है। पर्यटन क्षेत्र के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। टैक्स की अगर बात की जाए तो तमाम वो बातें हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि बजट का आधार मोदी की गारंटी है, पर कितना खास रहा ये आम बजट, कितनी मजबूत रही इसकी आधारशिला, इस विशेष और विस्तार से हम बातचीत करेंगे। और चलिए विस्तार से बातचीत हम करेंगे, लेकिन आपको दिखा देते हैं टैक्स स्लैब इस बार का कैसा रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस इसी पर होता है। आप देखिए इनकम टैक्स स्लैब, जहां पर 0 से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 to 7 पर 5% का टैक्स होगा। और अगर हम बात करें 7 लाख से 10 लाख की अगर इनकम आपकी है तो 10% का टैक्स आपको पे करना होगा। 10 लाख से 12 की बात की जाए तो 15% का टैक्स है। 12 लाख से 15 लाख की अगर आपकी इनकम है तो 20% का टैक्स आपको पे करना होगा। 15 लाख से 50 लाख तक का अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको 30% इनकम टैक्स रेट पे करना होगा। तो साथ में नजर आ रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और उन्होंने ये भी एक किताब हासिल किया है, 7वीं बार बजट पेश करती नजर आई। बजट का पिटारा जब वो लेकर नजर आई, और इससे पहले जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया सोमवार को 2023 और 24 का, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर आज का दिन क्या लेकर आएगा, किनके चेहरे पर खुशी होगी, किनके चेहरे लटक जाएंगे, कौन सा सेक्टर है जो चमक जाएगा। और शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में काफी ग्रीन पर नजर आए सारे जो सेक्टर्स थे, लेकिन धीरे धीरे धराशायी होता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर तमाम ये जो सेक्टर्स हैं उन पर हम नजर बनाए हुए हैं। तो आपकी नजर इस पर भी होगी कि क्या कुछ सस्ता हुआ है। तो आपको बता दें कि मोबाइल फोन, चार्जर, कैंसर की दवाएं सस्ती हुई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जूते, चप्पल, कपड़े खास तौर पर सस्ते, और सोना चांदी भी सस्ता हुआ है। तो महिलाएं खुश हो जाएं, क्योंकि जो कपड़े आप खरीदने जाएंगी और साथ ही जो अब आगामी सीजन में शादियां जो करने के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए सोना चांदी जो है उनके जेवर सस्ते मिलेंगे। यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि आप जब मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो आपका मोबाइल अब सस्ते दामों पर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा एक्सरे मशीन और कैंसर की दवाएं, ये मेडिकल सेक्टर में, क्योंकि कैंसर के जो पीड़ित इलाज कराने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ये तोहफा है सरकार का। लेकिन बजट में सस्ता क्या हुआ ये तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनको लेकर अब प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो चुकी हैं। तो जब शुरुआत हुई बजट की, बजट पढ़ना जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरू किया तो सब यही सोच रहे थे कि हमें किस चीज से फायदा होने वाला है। तो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे। तो ये देश का बजट है और देश के बजट में क्या कुछ आया है, ये इससे जनता का सीधा सीधा लगाव होता है, जुड़ाव होता है। इसमें हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल फोन, चार्जर, कैंसर की दवाएं और साथ ही जो जूते, चप्पल, एसेसरीज हैं वो, इसके अलावा एक्सरे मशीन, सोना चांदी, ये सस्ते हुए हैं। और साथ ही कॉपर, लोहे के जो स्क्रैप्स होते हैं वो सस्ते हो गए हैं। तो कुल मिलाकर हमने आपको टैक्स रिजीम भी बता दी कि टैक्स रिजीम किस तरीके से होगा और उसमें कुछ बदलाव, बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लेकिन अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सब अपने अपने तरीके से बजट पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब कल 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया लोकसभा में, इसमें सरकार ने कहा कि जो जीडीपी 6.5 से लेकर 7% तक रहेगी और तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको छूने का प्रयास किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कहा गया कि खराब मौसम, घटते जलाशय और फसलों के नुकसान का कारण चुनौतियों का एक बड़ा इसके लिए सामना करना पड़ रहा है सरकार को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर किस किस सेक्टर में खुशी आई है। और आपको ये भी बता दें बजट की बड़ी बातें, जो पहली नौकरी वाले हैं उनके लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए तक की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। एजुकेशन लोन की बात करें तो सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है।
और चलिए अब हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ फिक्की CMSME के मध्य प्रदेश के चेयरमैन प्रदीप करमेलकर जी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और निश्चित तौर पर आज आपकी काफी व्यस्तता होगी, लेकिन इंडिया हेड की टीम आपका स्वागत करती है। और देखिए, बजट की जब शुरुआत हुई, निर्मला सीतारमण जी ने जैसे ही अपना पिटारा खोला, ये कहा जाता है कि जैसे वो पिटारा निकलता है और जैसे जब मुंह मीठा करके वित्त मंत्री निकलते हैं तो लोगों को भी लगता है कि हमारा मुंह मीठा आज होगा कि नहीं। तो सबसे पहले बजट पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। इसे किस तरीके से आप देखते हैं? क्या वाकई मुंह मीठा करने वाला है या किसी किसी का मुंह खट्टा भी हो गया है? देखिए, जहाँ तक बजट का प्रश्न है, हर साल की तरह भाजपा का जो बजट है, जो भाजपा सरकार का बजट होता है, वो विकास की ओर ही होता है। और उनका अल्टीमेट गोल यही होता है कि हम किस तरह से बेहतर डिजिटल, बेहतर सुविधाओं का और विकास उन्मुखी बजट बना सकें। इस बार के बजट में जो मुझे लगता है कि चूंकि अभी अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और उसमें जिस तरह के परिणाम आए और जिस तरह से गठबंधन हुआ एनडीए का, इसलिए इस बजट में जैसी उम्मीद थी, तीन पक्षों को उन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया है, जो कि नेचुरली उनके पॉलिटिकल माइलेजेस को भी साथ देता है। सो आप ये मान के चलिए, हम जो सबसे ज़्यादा उन्होंने माइलेज दिया युवाओं को, और उसमें भी रोजगार, MSME और स्किल डेवलपमेंट पे बात की। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात की, उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश, आप समझ सकते हैं, इन दोनों प्रदेशों को उन्होंने बजट में काफ़ी बड़ी सुविधा दी है। तो एक तरह से युवाओं को, महिलाओं को, स्किलिंग को, जो एक मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ जो पूरा हिस्सा होता है, उसको मेन विकल्प वही थे। रोजगार था, कौशल निर्माण था, MSME था और चौथा मध्यम वर्ग था। इन चारों को ही मुख्य फाइनेंस मिनिस्टर ने कैटर किया और साथ में ध्यान भी रखा कि अपना पॉलिटिकल माइलेज को वो मिस न करें। तो पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से भी उन्होंने इस बजट का ताना बाना पूरा चुना है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस एंगल से भी इसे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक प्रेशर भी है। जो हमने लोकसभा चुनाव देखा, उसके बाद अब किन किन एरियाज को साधना है, किन किन राज्यों को साधना है, इसका सीधा असर, जैसा कि प्रदीप सर कह रहे हैं कि बिहार की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, सर पूर्वोत्तर को लेकर भी एक बजट में जो किया गया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 100 से अधिक ब्रांचेस वहां पर खोले जाएंगे। और खासतौर पर बिहार, आंध्र प्रदेश के लिए खजाना जो है वो सरकार ने खोल दिया है। कई ऐसे मंदिर हैं जिन पर कॉरिडोर बनाया जाएगा विशेष तौर पर। और ये एक तरीके से नीतीश और नायडू, इनके लिए एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो चलिए अब मैं उस तरफ बढ़ना चाहूंगी, क्योंकि MSME की हम बात कर रहे हैं और सर उसके एक्सपर्ट है मध्य प्रदेश के। सर MSME की बात करें, 100 करोड़ से 100 करोड़ तक का जो कर्ज है उसके को लेकर गारंटी की बात की जा रही है। कितना असर इस पे पड़ता नजर आएगा? क्योंकि पहले के बजट में भी MSME सेक्टर को छूने का प्रयास किया जाता रहा है। हम मध्य प्रदेश की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, मध्य प्रदेश की सरकार हो या प्रधानमंत्री मोदी, लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उद्योग में निवेश को बढ़ावा दिया जाए और MSME सेक्टर पर विशेष तौर पर पकड़ मजबूत की जाए। देखिए, MSME सेक्टर को लगातार बढ़ाना, क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एम्प्लॉयमेंट के रूप में, बजट के रूप में, फंड्स के रूप में, सभी रूपों में MSME ही कंप्लीट करती है। इसलिए किसी भी वित्त मंत्री का या किसी भी सरकार का उस पर फोकस देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे बजट में सभी क्षेत्रों, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे, क्योंकि जो आप उसको अगर पूरे दृष्टि से, जैसे आपने पढ़ा कि EPF में ये सुविधा पहली बार एम्प्लॉय को दी गई या इसको ये सुविधा दी गई, अगर आप उसका संकलन करेंगे तो उन सबको अल्टीमेटली सरकार ये चाहती है कि जो MSME है, जो छोटा व्यापारी है, सूक्ष्म एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी है, उसको किस तरह से हम इनेबल करें। क्योंकि अगर उनका इनेबलमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ आने की संभावना है। तो जितने भी आप ये आंकड़े बोल रहे हैं, जितने भी प्रकार के आंकड़े हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि इतना हम गारंटी देंगे, इस लोन की इतनी गारंटी देंगे, इतना मुद्रा ऋण बढ़ाकर हमने 10 लाख से 20 लाख कर दिया है, ये एक आंकड़े हैं। लेकिन इसके पीछे का जो पूरा एक थॉट प्रोसेस क्या है कि MSME सेगमेंट को मजबूत किया जाए, चाहे एम्प्लॉयज़ के रूप में किया जाए, चाहे मुद्रा ऋण के बारे में किया जाए, चाहे सरकार के द्वारा दी गई गारंटी के रूप में किया जाए। पर्पज़ एक है, विचारधारा एक ही है कि MSME सेगमेंट को हम कैसे मजबूत करें। चाहे दिवालियापन समाधान में भी जो गति लाने की बात की गई है, क्योंकि MSME सेगमेंट में ही दिवालिया होने की संभावनाएं हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर लगातार सरकार ने जो प्रयास किए वो यही किए हैं कि जो छोटा सेगमेंट है, जो छोटा सेक्टर है, उसमें किस तरह से हम हर दिशा से उनको मदद कर सकें, उनके लिए एक रोड मैप सिंप्लीफाइड कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग MSME एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और आगे बढ़ सकें।
बिल्कुल, तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना एमएसएमई सेक्टर को, और ये बेहद ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से नौकरियों को लेकर सरकार पर एक अलग प्रेशर है कि नौकरियां उस हद तक नहीं आ पा रही जितने युवा बढ़कर निकल रहे हैं, और युवाओं के लिए काफ़ी ऐलान किए गए हैं। युवाओं की अगर हम बात करें, जो पहली नौकरी वाले हैं उनके लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी अगर है आपकी, तो आप जब पहली बार ईएफओ रजिस्टर करते हैं तो आपको 15,000 रुपए तक की मदद की 3 किश्तें मिलने वाली हैं। तो ये तो एक बड़ी सौगात है महिलाओं के लिए, विशेष तौर पर जो वर्कफोर्स महिलाएं हैं, जो वर्किंग सेक्टर्स में हैं, उनके लिए हॉस्टल की सुविधाएं भी की गई हैं। तो महिलाओं की तरफ एक जिक्र कर लेते हैं सर, महिलाओं के लिए जो बजट में आया है, क्या लगता है? क्योंकि अभी न्यूज रूम से हम बात कर रहे थे तो हमारी जो महिला साथी हैं, जो हमारी रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी काफी इसमें रिसर्च करी, लोगों से बात की। उनका कहना था कि जो अमूमन एक प्रेशर पड़ता है सबसे ज्यादा बजट का महिलाओं पर पड़ता है, उन्हें पूरा बजट संभाल कर चलना होता है। लेकिन क्या लगता है आपको, इस बजट से महिलाएं की उम्मीदें जो थी वो बन पाई या बिगड़ गई? देखिए, महिलाओं के प्रति सरकार का जो सॉफ्ट कॉर्नर बना रहेगा, और उन्होंने इस बार भी 3 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के लिए फंड का आवंटन किया है। अब इस बात को समझिए कि जैसे जैसे हम विकास की राह पर हैं, महिला पुरुष का जो फर्क है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आप ये नहीं सोच सकते कि केवल महिला ही पूरा बजट चलाती हैं, लेकिन एक ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से हमारे, जैसे आप बाद में जब आप कर के बारे में पूछेंगे तो व्यक्तिगत को 17,500 रुपए का पर्सनल पर फायदा हो रहा है। जी बिल्कुल, उसी कुछ पैसे आपने को, जैसे पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है कि सोने पे टैक्स कम हुआ, सोने पे टैक्स कम हुआ, पर ऐसा नहीं कि सोने पे ये कस्टम ड्यूटी टैक्स कम होने से अचानक सोने को खरीदने के लिए महिलाएं निकलनी पड़ेंगी। तो ये सब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं जो आपको बजट में देखें। ओवरऑल अगर आप देखें तो जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि महिलाओं, सरकार का 4 ही फोकस एरिया था: महिला, युवा, कौशल विकास एवं मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग एज सकल उसमें पूरा आ जाता है, और उसमें फिर महिलाएं भी सम्मिलित हैं। अगर आप देखेंगे तो जितनी भी योजनाएं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जैसे आपने हॉस्टल का जिक्र कर दिया, या ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो केवल महिलाओं उन्मुखी थी, मैंने बताया बजट ही 3 लाख करोड़ उनको आवंटित किया गया है। मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है उसमें महिला पुरुष से ज़्यादा जो रोजगार में मुझे बेहतर लग रहा है, या इंटर्नशिप में जो अच्छा लग रहा है, वो 5 वर्ष की अवधि में जो 1 करोड़ युवाओं को वो 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप देने वाले हैं। और वो जो योजना है, मुझे लगता है अगर उनको बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने अगर इम्प्लीमेंट किया, सरकार ने एग्जीक्यूट किया, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप भारत की 500 बड़ी कंपनियों में CSR फंड के माध्यम से जब सरकार अगर उनको ये इंटर्नशिप दे पाती है, तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड पॉजिटिव थिंग, वेदर इट इज़ फीमेल और मेल। पर ये बहुत अच्छा रहेगा अगर इसको हम बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट कर पाएँ। बिल्कुल, सबसे मेन है कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो पाता है, क्योंकि अब बजट में इसका प्रावधान तो कर दिया गया है, अब जल्द से जल्द इसको लेकर एग्जीक्यूशन पे बात होगी। चलिए सर, टैक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो नौकरी पेशा लोग होते हैं या फिर जो टैक्स पेयर्स है, सबसे ज़्यादा उनका फोकस एक बड़े एजेंडे पर होता है कि टैक्स पेयर जो हैं उनके लिए क्या कुछ सरकार लेकर आएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। जो नई टैक्स रिजीम चुनने वाले सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। इसको किस तरीके से देखें, कितना इससे फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि इसको हम बारीकी से समझना चाहेंगे पूरे टैक्स स्लैब को। देखिए, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए कि मैं पिछले 4-5 वर्षों से विभिन्न प्रोग्राम्स में कह रहा हूं कि सरकार के पास पर्सनल टैक्सेशन में बहुत कुछ करने के लिए है नहीं, बिकॉज दे हैव अ लिमिटेशन, उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते थे। पर मैंने जैसा कहा कि शुरुआत में कि क्योंकि चुनाव का इम्पैक्ट आया है और कहीं ना कहीं युवाओं को, मध्यम वर्ग को कुछ न कुछ सॉफ्ट कॉर्नर देना है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से 75,000 किया, तो 3 लाख तक की जो आपकी इनकम है वो टैक्स फ्री हो गई। ओवरऑल अगर आप देखें तो 15 लाख तक 20% का प्रावधान किया है जी। इसका मतलब है 17,500 रुपए का आपके पास एक टैक्स का बचत होता है। पर अगर आप इसको और दूसरे ढंग से देखें तो 2 जगहों पर बढ़ाया भी है इस बार टैक्सेशन सरकार ने, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट्स को देखें या जिस तरह से शेयर मार्केट पिछले 1 साल में या पिछले 3 साल में बढ़े हैं, किसी ने नहीं सोचा था कि 30, 35, 40 हज़ार पे पहुंचा हुआ कोरोना के समय का सेंसेक्स आज 80,000 पर पहुंच जाएगा। तो ये जो रफ्तार लाभांश की और जिस रफ्तार से लोगों को रिटर्न्स आए हैं, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 2.5%, 12.5% कर दिया है और शॉर्ट टर्म को 15 से 20 कर दिया। इसके कारण ही आज आपने शेयर मार्केट में एकदम फॉल देखा होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट है। पर साथ ही साथ मध्यम वर्ग को फिर से उन्होंने ध्यान रखा है
तो जो लाभ 1 लाख रुपए तक को वो मानते थे टैक्स फ्री था, वो अब 1.25 लाख कर दिया है अगर आप कैपिटल गेन की बात करते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करने का उन्होंने प्रयास किया है कि हाँ भाई बैलेंसिंग कर दी जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता पर्सनल टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता। हाँ, जैसे वृद्धों के लिए कुछ, पेंशनर्स के लिए कुछ सुविधाएं कर दी, पर इससे ज़्यादा वो पर्सनल टैक्सेशन में मुझे नहीं लगता कि स्कोप है और किया जा सकता है। तो आई थिंक बिल्कुल। और सर इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी यही आ रही हैं कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान ये जो टैक्स किया गया है भी नहीं है। मतलब आप देखिए एक लिमिट तक 3 लाख रुपए तक की इनकम, यानी 25,000 रुपए तक की मंथली इनकम वालों को जीरो टैक्स है। सो अगर आप ऐसे देखें तो 25,000 रुपये महीना आज भी अगर भारत में 70% लोग उसी रेंज में आते हैं, 60-70% लोग 25 से 50,000 तक में आ जाते हैं। तो आप देखिए बहुत बड़ा बजट, बहुत बड़ा सैंक्शन। आप देखिए 10 लाख तक की इनकम में केवल 10% ही लग रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो भारत में 10 लाख रुपए सालाना इनकम वाले लोग बहुत हैं। सो मध्यम वर्ग का जो क्षेत्र है 15 लाख तक भी आप मान लें तो 20%। सो एक तरह से काफ़ी हद तक मध्यम वर्गीयों के लिए, और इससे अधिक मुझे नहीं लगता आने वाले समय में भी बहुत अधिक इसमें सुधार हो पाएगा। 1-2% इधर उधर हो सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं। जो दिया गया है मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। बिल्कुल। तो हम ये मान सकते हैं कि जो टैक्स स्लैब इस बार पेश किया गया है, निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स स्लैब दिया है, हालांकि जो न्यू एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा बीच में रोक के जी कि वित्त मंत्री ने हर जगह करों के सरलीकरण की बात की है जी। ये एक बेनिफिशियल सुविधा हो सकती है मध्यम वर्गीयों के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी, एमएसएमईज के लिए भी, क्योंकि जहां भी व्यवस्था का सरलीकरण होता है, आयकर अधिनियम का समीक्षा की जा रही है, टीडीएस का सरलीकरण किया जा रहा है, टीडीएस की फाइलिंग में जो लेट होते हैं उसमें सरलीकरण किया जा रहा है, मुकदमेबाजी और अपील में सरलीकरण किया जा रहा है, कर आधार की वृद्धि में इसमें वृद्धि की जा रही। तो मुझे लगता है जो ये सरलीकरण की प्रक्रिया है, ये इस 1-2% आगे पीछे होने या 5 लाख को कम करने या 50,000 के, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईजी कर सकें, पूरी प्रोसेस को ईजी कर सकें, हम टैक्सेशन की पूरी प्रक्रिया को सरलीकृत कर सकें, तो मध्यम वर्गीयों को और एम्प्लॉयज़ को, रोजगार वालों को ज़्यादा बेहतर हो पाता है। बिल्कुल। तो सरलीकरण अगर किया जाता है तो वाकई बेहतर होगा। सर जीएसटी जब आया था तो काफ़ी लोगों में बड़ी दुविधा थी और ये कहा जा रहा था कि इसको कठिन कर दिया गया है, लेकिन वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि जीएसटी से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं। उसका कितना असर इस बजट में नजर आया? जीएसटी देखिए, जितना भी सरलीकरण होगा, जितना अधिक इजी होगा, कृषि पर फर्क आया है, बहुत सारे उत्पादों पर जीएसटी के उन्होंने सरलीकरण को प्रस्तावित किया है, और मेरा ये मानना है कि जितना अधिक कर की रजीम को सरल किया जाएगा जी, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो व्यापारी हो, एमएसएमई हो, इंडस्ट्री हो, मध्यम वर्गीय है, कर जितने सरल होंगे उतने ही अधिक हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। कर में एक चीज़ और मुझे जो ख्याल में आई वो है जो हमने विदेशी कंपनियों पे कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 40 से कम कर दिया, माने हमने कम कर दिया गया है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है ताकि विदेशी निवेश भारत में बढ़ सके। टैक्स पे से अगर आप बात करें तो जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं स्टार्टअप्स के लिए, वहाँ पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि हाँ, बहुत समय से ये प्रयास था कि एंजल इन्वेस्टमेंट पे टैक्सेशन को समाप्त किया जाए, और इस बार के बजट में हमने एंजल इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स को समाप्ति की घोषणा की है, और मुझे लगता है स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है और इससे एंजल इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल। तो स्टार्टअप्स के लिए सरकार भी लगातार बढ़ावा दे रही है और इसके लिए एक बड़ा ये कदम माना जा सकता है। और जैसा कि शुरुआती भी मैंने बात कही कि जिस तरीके से अभी हमने पूरा शेयर मार्केट देखा, क्योंकि कल से ये कहा जा रहा था कि बजट आने के पहले शेयर मार्केट के क्या हाल होंगे, एकदम से शेयर मार्केट धराशायी हुआ है। बहुत कम जो है शुरुआती समय पे हमने देखा जैसे जैसे बजट पढ़ने की दिशा शुरू हुई थी तब वो ग्रीन पर थे, लेकिन अब कम हो गया। तो सर इसे ऑल ओवर इंडिया की तरफ से या फिर हम इसको वैश्विक स्तर पर देखें, इंडिया का बजट कितना असर करता नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, आप सेंसेक्स को सेंसिटिव इंडेक्स मानिए जी, है ना, सेंसिटिव इंडेक्स है वो। जैसे ही हर आदमी की नॉर्मल लाइफ में भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, आप कुछ भी प्रस्तुत करोगे थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन मिसमैच होती है। सो मुझे नहीं लगता कि सेंसेक्स के ऊपर नीचे होने को हमको बजट को उसका वैल्यूएशन करना चाहिए। वो उसका नेचर है, फ्लक्चुएशन होना। किसी भी सेंसिटिव न्यूज़ से अगर आपको लगता है कि कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ गए हैं या कैपिटल गेन टैक्स बढ़ गया है तो वो नेगेटिवली रिएक्ट करेगा।
बट यू विल फाइंड इन नियर टाइम, क्योंकि इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो बेसिक फैक्ट्स हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा बजट बढ़ाया गया है। हमारे पास घाटे की स्थिति हमारी बेहतर है, मतलब हम बजटरी इन्फ्लेशन घाटे को मैनेज कर पा रहे हैं, हमारा जीडीपी बेहतर है, हमारा टैक्स कलेक्शन बेहतर है। तो ये जो बेसिक आधारभूत चीज़ें हैं, और विकसित भारत में जो मैंने जैसा पहले कहा कि इस बजट में बहुत अधिक कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि किस तरह से हम डिजिटल, चाहे आप देखें तो हम बहुत बड़े 300 जिलों तक हम कृषि को ड्रोन से मैप करने की बात कर रहे हैं, हम विकसित भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दे रहे हैं, हम विकसित भारत में टेक्नोलॉजी पे जोर दे रहे हैं, हम विकसित भारत में नाभिकीय ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अपितु 1000 करोड़ का नाभिकीय वेंचर भी बनाया जा रहा है। सोलर पे हमने काफ़ी अधिक मदद की। इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने सोलर पे भी काफ़ी अधिक आपको सुविधाएं प्रदान की है। 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट तक। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप पूरा एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस या सुविधाओं बेस को अगर बजट को देखेंगे तो वो एक प्लस की ओर ही जाता है, जिससे अल्टीमेटली सभी क्षेत्रों को ग्रोथ होती है। बिल्कुल, तो सारे क्षेत्रों में फोकस करने का प्रयास किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा की उम्मीदें थी उसके आसपास ही बजट है, क्योंकि ये नजर आ रहा है। हर सेक्टर पर हम बात करेंगे, हर बिंदु को हम छूने का प्रयास करेंगे। सर, जैसे कि महिलाओं की हमने बात करी, कृषि क्षेत्र की बात करी, कृषि में अगर हम बात करें, कृषि में 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। किसानों को लेकर हमेशा, अगर भारत की हम पूरी परिस्थिति की बात करें, भौगोलिक परिस्थिति, कल भी वित्त मंत्री ने ये इशारा किया था कि क्योंकि जो हमारी परिस्थितियां हैं, बारिश है, मौसम है, इसको लेकर भी लगातार बहुत नुकसान होता है किसानों को, और इसके लिए विशेष तौर पर तवज्जो किसानों को दिया जाना चाहिए। क्या लगता है, किसानों के चेहरे पर खुशी आई? क्या उनकी फसलों में अब हरियाली होगी, या वाकई इस बजट को लेकर उन्हें निराशा हुई आपके लिहाज से? क्योंकि काफी अच्छे से आप इसको समझ रहे हो और विस्तार से हम इस पर चर्चा कर पा रहे हैं। देखिए, कृषि को लगातार, देखिए कृषि में जो मैं इसको किस तरह से इंटरप्रेट करता हूँ, जब भी अगर हम ऐसे कहते हैं कि अगर हम उनकी ज़मीनों को डिजिटल मैपिंग के थ्रू कर सकते हैं, या हम उनके 3 वर्षों में किसान और उनकी ज़मीन को 400 से अधिक जिलों में फसलों का हम सर्वेक्षण कर पाएंगे, हम क्रेडिट कार्ड इशू कर पाएंगे, या हम अगर आपने देखा तो प्राकृतिक कृषि को बढ़ाने के लिए भी वो बहुत अधिक आर्थिक सुविधाएं दे रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार को लॉन्ग टर्म सोचना होता है, और सरकार ऐसा सोचती है कि जो हमारा ब्रेन ड्रेन है गांव से शहरों की ओर, राइट, सो ब्रेन ड्रेन को अगर हम कृषि तक रोक सकें, अगर हमारे युवा कृषि तक रुक सकें, तो कृषि तक रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा? कृषि तक रुकने के लिए कृषि को ज़्यादा अधिक तकनीकी बेस्ड, ज़्यादा अधिक ऑर्गेनिक सुविधा कृषि की ओर, ज़्यादा तकनीकी माध्यमों से जुड़ा हुआ और एक व्यापार के रूप में कृषि को देखने की जो परंपरा अगर हम देख पाते हैं, तो क्या होगा, युवा भी उससे अट्रैक्ट रहेंगे। नहीं तो युवा छोटी मोटी सैलरीज के लिए और शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो मुझे लगता है जितना अधिक, जैसे भी आप जो भी इस बार में जो भी आपने पिछले कई बजट से देख रहा हूं मैं, लेकिन हर बार कोशिश ये रहती है कि कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकों को लाया जाए, कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीकों को, बेहतर जो चाहे वो बीज हों, चाहे वो सर्वेक्षण हों, चाहे वो ड्रोन की मेथड सर्वेक्षण हो, जितनी भी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी बेस हो सकती हैं, उससे हमको फ़ायदा ये होता है कि युवाओं का उसमें एक बिज़नेस जैसा उसको वो देखने लगते हैं, और जब वो उसको बिज़नेस जैसा देखने लगते हैं तो निश्चित मानिए कि वो युवा अपनी खेती की ओर रुकता है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि इससे विकास की एक जो विकसित भारत की जो सोच है और विकसित भारत की जो प्राथमिकता है सरकार की, उस बारे में हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो और जिस तरीके से आपने जिक्र किया बीज को लेकर भी ये कहा गया है कि जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर और को जो है वो धन प्रोवाइड किया जाएगा और विकसित बीज प्रोवाइड कराए जाएंगे किसान। स्टार्टअप्स को भी प्रमोट किया जा रहा है कि हम कृषि के क्षेत्र में किस तरह से स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाएं, ताकि अगर हम स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देंगे कृषि और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इकोनॉमी में, तो इनोवेशंस आएंगे। स्टार्टअप्स के कारण उसी चलती हुई व्यवस्था में इनोवेशन आते हैं, और उस इनोवेशन के कारण विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं, और उसी बारे में इसमें भी कृषि क्षेत्र में भी विचार किया गया है। बिल्कुल, और भारत को वैसे भी कृषि प्रधान देश कहा गया है, तो सबसे ज्यादा जो फोकस माना जाता है किसानों पर होना चाहिए, क्योंकि पलायन एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग जो है गाँव को छोड़कर बढ़ रहे हैं, कि उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। हालांकि एमएसएमई सेक्टर में भी काफी स्वरोजगार के लिए बात हो रही है। तो कुल मिलाकर हर सेक्टर को हम छूने का प्रयास करेंगे, और सर बहुत विस्तार से
जानकारी दे रहे हैं। सर, हम बात कर लेते हैं अब इसको, रक्षा को लेकर लगातार बात हो रही है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। लगातार हमने जो पिछले कुछ महीनों में देखा कि जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा था कि बजट रक्षा क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए, और इसको लेकर जिस तरीके से चीन में बजट सबसे ज्यादा होता है, बजट बढ़ाया जाता है, भारत में उस तरीके से नहीं होता। इसको लेकर इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे आप कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर आप पूरे बजट के प्रमुख मदों का व्यय जी, जो कि इस वक्त वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर है, रक्षा में सबसे अधिक 4,54,773 करोड़ का मद का व्यय किया जा रहा है। मतलब अगर आप देखें तो सबसे अधिक व्यय इस बार रक्षा पर है। तो मुझे लगता है जो आपका सवाल था, हम ग्रामीण विकास पे 2,65,000 कर रहे हैं, कृषि पे 1,51,000 करोड़ कर रहे हैं, गृह पे 1.5 लाख करोड़ है, पर सबसे अधिक माने स्वास्थ्य पे 90,000 करोड़ है लगभग, लेकिन रक्षा पे 4,54,000 करोड़ है। तो मुझे लगता है कि ये जो रक्षा पर बजट बढ़ाने का जो एक विचार था उसको हमारे बजट में किया गया है, और रक्षा पे इस वक्त सबसे ज़्यादा व्यय सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए, प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। लगातार हम एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं और अब इस पर प्रतिक्रियाएं आने का दौर भी शुरू हो गया। तो चलिए हमको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ चुका है, और साथ ही और भी बयानों की प्रतिक्रिया आने लगी है। चलिए पहले हम वो देख लेते हैं। भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। देशवासियों ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देखा है, उसको पूरा करने वाला बजट है। एक तरफ छात्रों की चिंता की गई है, किसानों को भी मजबूती देने का काम किया गया है, मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इनकम टैक्स सेवा में छूट देकर के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा भारत सरकार ने देने का काम किया है। मैं बजट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, जहां पर बजट को जनहितैषी, विकासोन्मुखी और दूरदर्शी बजट बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वित्त मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया कि सर्वोन्मुखी बजट पेश किया गया है और इसे दूरदर्शिता के लिहाज से बनाया गया। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं दी। तो कुल मिलाकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हमारे साथ प्रदीप करमेलकर जी, जो कि चेयरमैन है मध्य प्रदेश फिक्की की CMSME के, हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छा बजट पर उन्होंने एक विश्लेषण किया। और सर, बहुत बड़ा विषय है, मुझे लगता है इस पर हम जितनी भी चर्चा करें कि ये खत्म नहीं होने वाला। डेटा का खेल है। बिल्कुल, डेटा जो है वो धीरे धीरे आएगा और प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे हम और भी प्रतिक्रियाओं पे चर्चा करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या कुछ रहा बजट, लगातार इस पर हम प्रतिक्रिया और नजर बनाए रखे हुए हैं। आप जुड़े रहिए इंडिया हेड के साथ।